नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। महाकुंभ में 16,000 से अधिक ट्रेनों का संचालन हुआ। प्रयागराज महाकुंभ के समापन के अगले दिन रेल कर्मियों का अभिनंदन करने यहां पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि महाकुंभ के दौरान 13,000 ट्रेनें चलाने की योजना थी, लेकिन 16,000 से अधिक ट्रेनें चली है। मैंने सभी रेल कर्मियों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने एक होकर काम किया। महाकुंभ का औपचारिक समापन सीएम योगी ने लगाई झाड़ू। महाकुंभ 2025 का शुक्रवार को औपचारिक समापन हो गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 के सकुशल संपन्न होने पर बृहस्पतिवार को यहां गंगा की विधि विधान से पूजा अर्चना की। इससे पहले रेल घाट पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। सीएम योगी ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में सफाई अभियान की शुरुआत की। योगी और अफसर मेला क्षेत्र में झाड़ू से सफाई करते दिखे। यूक्रेन युद्ध पर क्या क्या बोली रूसी राजदूत। चीन और यूक्रेन के बीच पिछले 3 साल से युद्ध चल रहा है। अब कई देश इस युद्ध को खत्म करवाने की कोशिश में लगे हुए हैं। भारत ने भी अपील की है कि दोनों ही देशों को युद्ध समाप्त कर देना चाहिए। भारत में रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत ने रूस और यूक्रेन युद्ध में किसी का पक्ष नहीं लेकर सही रास्ता चुना है। साथ ही यह भी कहा कि अगर भारत दोनों देशों के बीच युद्ध खत्म करवाने के लिए शांति प्रस्ताव रखता है तो रूस इसके लिए तैयार है। हाईवे की हालत खराब तो टोल कैसा। एचसी ने घटाया 80% चार्ज। यदि सड़क की हालत खराब है तो फिर उस पर टोल टैक्स की वसूली करना तो यात्रा करने वालों के साथ अन्याय है। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में यह बात कही है। अदालत ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को आदेश दिया कि वह टोल टैक्स में 80% तक की कटौती करे, क्योंकि सड़क जर्जर है। अदालत ने यह फैसला नेशनल हाईवे 44 को लेकर दिया। अदालत ने कहा कि यदि सड़क पर निर्माण चल रहा है और उसकी हालत अच्छी नहीं है तो फिर उसके लिए टोल टैक्स का कलेक्शन नहीं होना चाहिए। भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं अभिषेक बनर्जी। ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने पार्टी सुप्रीमो के साथ मतभेदों की खबरों को खारिज कर दिया है। पार्टी छोड़ने की अटकलों को खारिज करते हुए अभिषेक ने कहा, जो भी लोग कह रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहा हूं, वे पूरी तरीके से झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। अगर मेरा सिर भी कलम कर दिया जाए तब भी मैं ममता बनर्जी जिंदाबाद ही कहूंगा। इन दिनों मीडिया या किसी भी तरह के मेरे बारे में जो खबरें आ रही है वो पूरी तरीके से निराधार है। हिंदी ने अवधी, बुंदेली और ब्रज समेत 25 भाषाओं को खत्म किया स्टालिन। तमिलनाडु में हिंदी बनाम तमिल की जंग छेड़ने वाले सीएम एमके स्टालिन लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। अब उन्होंने फिर से दोहराया है कि हम हिंदी को तमिलनाडु पर थोपने का विरोध करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदी के चलते उत्तर भारत की 25 से ज्यादा भाषाओं को खत्म कर दिया गया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु हिंदी भाषा को थोपने की इजाजत नहीं देगा और उन्होंने तमिलों एवं इसकी संस्कृति की रक्षा करने का संकल्प जताया। ममता बनर्जी का भी चुनाव आयोग पर केजरीवाल वाला आरोप। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी चुनाव आयोग पर हमला बोला है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि चुनाव आयोग को इस सरकार ने अपने प्रभाव में रखा है। इसके अलावा आयोग पर प्रभाव और बढ़ाने के लिए ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि हम उन फर्जी मतदाताओं की पहचान करेंगे जिन्हें भाजपा की मदद से पंजीकृत किया गया है। अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान बाहरी वोटरों के नाम जुड़वाने का आरोप लगाया था। प्रेमानंद महाराज से क्या बोल गए अभिनेता आशुतोष राणा। आध्यात्मिक गुरु संत प्रेमानंद महाराज से मिलने और आशीर्वाद देने गुरुवार को मशहूर अभिनेता आशुतोष राणा उनके आश्रम पहुंचे। इस दौरान जब महाराज ने अपने स्वास्थ्य के बारे में बताया तो आशुतोष राणा ने तपाक से कह दिया कि आप हम लोगों को भरमाने के लिए किडनी खराब होने और डायलिसिस की बातें करते हैं। आप हमें न शरीर न मन न ही आत्मा से अस्वस्थ लग रहे हैं। आप ये सब लौकिक लीला कर रहे हैं। आशुतोष राणा ने यह भी कहा कि अब कभी किसी से आपके स्वास्थ्य के बारे में नहीं पूछूंगा। आज मिल लिया, देख लिया, यहाँ की आज आपकी दृष्टि पड़ने मात्र से ही मैं सैनिटाइज हो गया। बीमा में 100% विदेशी निवेश को अनुमति पर भड़के अखिलेश। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने बीमा में 100% विदेशी निवेश को लेकर बीमा धारकों को सचेत किया और भाजपा सरकार से जवाब मांगे हैं। उन्होंने कहा कि अगर विदेशी कंपनियां स्थानीय हितों पर मुनाफे को प्राथमिकता देती हैं तो पॉलिसी धारकों के लिए संभावित जोखिमों के बारे में चिंताएं बढ़ जाती है। साथ ही उन्होंने बीमा प्रीमियम पर लगे टैक्स को हटाने के लिए कहा।
जय भीम के नारे पर सदन से बाहर करने का आरोप। दिल्ली विधानसभा से 21 आम आदमी पार्टी के विधायकों को बाहर करने का मुद्दा गर्माता जा रहा है। आज अतीशी के नेतृत्व में सभी विधायकों ने सदन से बाहर खूब विरोध प्रदर्शन किया। अतीशी ने अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। अतीशी ने पत्र लिखकर राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है। अतीशी ने कहा कि हम राष्ट्रपति से मिलकर भाजपा के उठाए अलोकतांत्रिक कदम के खिलाफ उनसे मिलकर अपनी बात रखेंगे। अतीशी ने इसे लोकतंत्र का काला दिन करार दिया है। कैग रिपोर्ट पर कपिल मिश्रा का आप पर तीखा तंज। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबसे मुखर रहने वाले दिल्ली वित्त सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा को चुभने वाली बात कही है। शराब घोटाले पर आई कैग की पहली रिपोर्ट पर दिल्ली विधानसभा में चर्चा करते हुए कपिल मिश्रा ने कहा कि अगर मैं कैग रिपोर्ट को एक लाइन में कहूं तो झाड़ू वाला ही दारू वाला है। कपिल ने आगे कहा कि आप दा सरकार ने कैग की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश होने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश की। दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष बनाए गए मोहन सिंह बिष्ट भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट गुरुवार को दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष चुने गए। वह मुस्तफाबाद सीट से विधायक चुने गए हैं। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मोहन सिंह बिष्ट को उपाध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव पेश किया, जिसका कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने समर्थन किया। दिल्ली में भाजपा के 3 विधायकों ने उठा दी मांग। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद से इलाकों के नाम बदलने की मांग तेजी से उठने लगी है। आपको बता दें कि नजफगढ़ से विधायक बनी नीलम पहलवान ने रेखा सरकार से जब नजफगढ़ का नाम बदलकर नाहरगढ़ करने की मांग की तो सदन में सत्ता पक्ष की तरफ से ताली बजाकर इसका स्वागत किया गया। जानिए अन्य नेताओं ने किस इलाके का नाम बदलने की बात कही। दिल्ली के 3 अलग अलग इलाकों के नाम बदलने की मांग जिन विधायकों ने की उनके नाम मोहन बिशिष्ट, नीलम पहलवान और अनिल शर्मा है। केजरीवाल के खिलाफ एक और जांच कराएंगे प्रवेश वर्मा। दिल्ली में भाजपा सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर तीखा प्रहार करते हुए सीएम दफ्तर के निर्माण की जांच कराने की बात कही है। प्रवेश वर्मा ने गुरुवार को नई दिल्ली इलाके में एक टूटी पुलिया का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, अभी तो सीएजी ने हमें शराब की रिपोर्ट दी है, उसमें 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है, उस पर चर्चा करेंगे कि 2000 करोड़ से दिल्ली में कितनी सड़कें बन सकती थी, कितने फ्लाईओवर बन सकते थे और कितने स्कूल कॉलेज बन सकते थे। प्रशांत किशोर ने 11 अप्रैल को बुलाई बड़ी रैली। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में पार्टी की बड़ी रैली बुलाई है। पीके के इस रैली से बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे। जनसुराज पार्टी की स्थापना के बाद से यह पार्टी की पहली बड़ी रैली होगी। प्रशांत किशोर ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में यह घोषणा की। उन्होंने दावा किया कि यह रैली बिहार की बदहाली के खिलाफ निर्णायक साबित होगी। 2025 के बाद बिहार बदहाल नहीं होगा। प्रशांत किशोर का कैबिनेट विस्तार पर तंज। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने बिहार में कैबिनेट विस्तार पर तीखा वार किया है। इस बहाने उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने नीतीश चचा को खाली लाडला क्या कह दिया, भाजपा के 7 मंत्री बना लिए। सरकार के अभी बस 6-7 महीने बचे हैं। भाजपाई चाह रहे कि इस दौरान वे जितना लूट सकते हैं लूट ले। यह भी कहा कि बिहार को 100 करोड़ का मखाना वोट देकर ये वाहवाही लूट रहे हैं। चिराग के जीजा अरुण भारती तेजस्वी पर बरसे। लोजपा रामविलास के सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा वार किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव बौखलाहट में अनाप शनाप बोल रहे हैं। चुनाव को लेकर बताया कि एनडीए के सभी दल 2025 में सभी 243 सीटों पर चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार में अगली सरकार एनडीए की ही बनने जा रही। सीएम नीतीश कुमार पे वे गलत बयानबाजी कर रहे हैं। सीट बंटवारे के सवाल पर कहा कि गठबंधन की सीमाएं हैं, जब समय आएगा तो सब कुछ फाइनल कर लिया जाएगा। हेमंत सरकार इन महिलाओं को दे रही 2 लाख रुपए। झारखंड सरकार मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत जनवरी और फरवरी महीने की राशि होली से पहले महिलाओं के खातों में ट्रांसफर करेगी। योजना की प्रभारी मंत्री चमरा लिंडा ने विधानसभा में इसकी जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि मार्च महीने की राशि सभी जिलों को आवंटित कर दी गई है। लिंडा ने विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह पर मिलने वाली आर्थिक सहायता का भी जिक्र किया। कान खोलकर सुने, फ्री में कुछ नहीं देंगे, किसके लिए? सदन में सीएम हेमंत सोरेन ने कही ये बात। विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में 2 दिनों की चर्चा हो चुकी है। इसी क्रम में तीसरे दिन गुरुवार को नेता सदन के रूप में मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन से विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया है। बालू पर चल रहे बवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के अधिकतर सदस्यों का ईंट बालू से सरोकार है। इन फ्री में बालू नहीं मिल रहा तो ये आपत्ति जता रहे। जिन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि ये कान खोल कर सुन ले कि यह सरकार उन्हें फ्री में कुछ नहीं देने वाली। आने वाले समय में विपक्ष की मुश्किलें और बढ़ेंगी।
झारखंड में लागू होगा पेसा कानून, राज्यपाल से मिले सीएम हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से भेंट की। राज्यपाल ने राज्य में पेसा कानून को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए शीघ्र नियमावली गठित करने की भी निर्देश दिए। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राज्य में पेसा अर्थात पंचायत अधिनियम 1996 को प्रभावी ढंग से लागू करने को कहा है। गैर अमेरिकियों पर खतरा, ट्रंप ला रहे 227 साल पुराना कानून। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अवैध प्रवासियों को देश से निकालने के लिए 227 साल पुराना एलियन एनिमीज एक्ट यानी 1798 को लागू करने की तैयारी में है। यह कानून राष्ट्रपति को युद्धकालीन शक्तियां देता है, जिससे वह राष्ट्र हित में किसी भी गैर अमेरिकी नागरिक को निष्कासित कर सकते हैं। ट्रंप के सत्ता में आने के बाद हजारों प्रवासियों को पहले ही भारत, ब्राजील, मेक्सिको समेत कई देशों में वापस भेजा जा चुका है। इस फैसले को अदालत में चुनौती मिलने की संभावना है, लेकिन अगर यह लागू हुआ तो दुनिया भर में हलचल मच सकती है। बांग्लादेश में फिर सत्ता संकट, सेना ने दी चेतावनी। बांग्लादेश में शेख हसीना की विदाई के बाद अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अव्यवस्था और हिंसा बढ़ रही है। हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों पर हमले जारी हैं, जबकि छात्र संगठन भी आपस में भिड़ रहे हैं। इस बीच सेना प्रमुख जनरल वकार उज जामा ने चेतावनी दी है कि यदि हालात नहीं सुधरे तो सेना को सत्ता में संभालनी पड़ सकती है। उन्होंने राष्ट्रीय एकता पर जोर देते हुए कहा कि आंतरिक कलह देश की अखंडता के लिए खतरा बन रही है और सेना की भूमिका बढ़ सकती है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों की एंट्री बैन, ट्रंप प्रशासन पर भड़का मीडिया। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने एपी, रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग समेत कई प्रमुख मीडिया संस्थानों की व्हाइट हाउस में एंट्री पर रोक लगा दी है। कैबिनेट मीटिंग कवर करने पहुंचे रिपोर्टरों को गेट से ही लौटा दिया गया, जबकि एबीसी न्यूज, न्यूज मैक्स और एनपीआर को प्रवेश मिला। इस फैसले पर प्रमुख मीडिया संस्थानों ने विरोध जताते हुए इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। उनके बयान में कहा गया कि फ्री प्रेस जनता के लिए जरूरी है और इस तरह की रोक जानकारी की स्वतंत्रता पर हमला है। अमेरिका में पढ़ते भारत में अरबपति बनते, ट्रंप की नई चिंता। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी इमिग्रेशन पॉलिसी पर सवाल उठाते हुए खास तौर से भारतीय छात्रों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि विदेशी छात्र अमेरिका में पढ़ाई कर अपने देश लौटकर अरबपति बन जाते हैं, जबकि अमेरिका उन्हें रोक नहीं पाता। ट्रंप ने $50 लाख में गोल्ड कार्ड योजना शुरू की है, जिससे नागरिकता हासिल करना आसान होगा। उन्होंने कहा कि हार्वर्ड और वाटन जैसे संस्थानों से पढ़ने वाले छात्रों को नौकरी के ऑफर मिलते हैं, लेकिन वीजा न मिलने से वे अमेरिका छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। यूएन में भारत ने पाकिस्तान को लताड़ा, कहा उपदेश देने लायक नहीं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी ने भारत ने पाकिस्तान के कश्मीर पर लगाए आरोपों को झूठा और दुर्भावनापूर्ण बताया है। भारतीय राजदूत कृतज्ञ त्यागी ने पाकिस्तान पर पाखंडी करार देते हुए कहा कि वह खुद मानवाधिकार उल्लंघन से ग्रस्त है और दूसरों को उपदेश देने की स्थिति में नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी नेता अपने सैन्य आतंकवादी तंत्र के झूठ को फैलाने में लगे हैं। भारत ने जोर देकर कहा कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और पाकिस्तान को गलत जानकारी फैलाने से बचना चाहिए। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।